नमस्कार। आप सभी का सोशियो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वह है विल्फ्रेडो पैरेटो पे। यह समाजशास्त्री सिद्धांत का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपको अभी स्क्रीन पे जो ये इमेज दिख रही है ये गणितीय समाजशास्त्र के संस्थापक इटली के प्रसिद्ध सामाजिक विचारक विल्फ्रेडो पैरेटो जी की है। इनका एक बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन समाजशास्त्र के क्षेत्र में रहा है और विल्फ्रेडो पैरेटो एक ऐसी टॉपिक है जिससे अक्सर हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं समाजशास्त्र से जो कंपटीशन में हमेशा आते हैं उसमें इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से विल्फ्रेडो पैरेटो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस और आज के इस टॉपिक में हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जो आने वाले अभी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जैसे कि जीआईसी है और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, उसमें भी सिलेबस में पैरेटो को पढ़ना ही है। और भी आपके यूपी हायर एजुकेशन के जो एग्ज़ाम्स हैं, तो यानी कि सोशियोलॉजी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए विल्फ्रेडो पैरेटो की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि गणितीय समाजशास्त्र के संस्थापक इटली के प्रसिद्ध सामाजिक विचारक विल्फ्रेडो पैरेटो का नाम सामाजिक विचारों के क्षेत्र में हमेशा ही सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। इन्हें फांसीवाद का भविष्यवक्ता और बुर्जुआ समाज का कार्ल मार्क्स आदि आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों ही दृष्टियों से पैरेटो का नाम महान सामाजिक विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। पैरेटो की रचनाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उनका मस्तिष्क अत्यंत ही वैज्ञानिक और विचार मौलिक था। उनकी तर्क शक्ति अत्यंत ही तीक्ष्ण और बुद्धि विलक्षण थी। तो आज हम लोग विल्फ्रेडो पैरेटो से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का हम लोग अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो विल्फ्रेडो पैरेटो थे, इनका जन्म 15 जुलाई 1848 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 अगस्त 1923 को हुई थी। ये पेरिस, फ्रांस से थे। अब इसी क्रम में हम लोग विल्फ्रेडो पैरेटो के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वन बाय वन। ये जितने भी यहाँ पे आज के नोट्स हैं ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन आज के जितने भी आपको पैरेटो से संबंधित जो भी यहाँ पे पॉइंट्स आप देखोगे उसको नोट ज़रूर करना कॉपी में। और ये जो वीडियो लेक्चर इसको शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और इस पूरे वीडियो लेक्चर में सिर्फ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और पैरेटो के सिद्धांत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही चर्चा की गई है। और ये नोट्स बस एग्ज़ाम के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा विल्फ्रेडो पैरेटो जी को कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इनका आपने जन्म देखा, ये कहाँ के थे, ये पेरिस, फ्रांस से थे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पैरेटो के विचार और सिद्धांतों का फासिस्टों ने विभिन्न दृष्टि से उपयोग किया। इसी कारण पैरेटो का नाम इटली के फासिस्ट आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। यहाँ तक कि उनको फासिस्ट का भविष्यवक्ता तथा बुर्जुआ समाज का कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि किस सामाजिक विचारक को या किस समाजशास्त्री विद्वान को फासिस्टवाद से या फासिस्ट से जोड़ा जाता है, तो वो है पैरेटो। पैरेटो का नाम जोड़ा जाता है और इनको बुर्जुआ समाज का कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पैरेटो को गणितीय समाजशास्त्र का संस्थापक भी कहते हैं। पैरेटो का जन्म 15 जुलाई 1848 को पेरिस में हुआ था। विल्फ्रेडो पैरेटो प्रोफेसर वॉलरस के आर्थिक संतुलन के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे। पैरेटो ने स्वतंत्र व्यापार यानी फ्री ट्रेड के पक्ष में महत्वपूर्ण लेख लिखे और तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। क्वेश्चन बन सकता है कि
समाजशास्त्री ने स्वतंत्र व्यापार के बारे में चर्चा की थी, लेख लिखे थे। तो ये किया था पैरेटो ने। तो ये स्वतंत्र व्यापार के बारे में लिखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है आज का, ये नेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अभी हायर कमीशन की जो वैकेंसी आने वाली है यूपी में, उसके लिए भी। मतलब कह लीजिए कि ये जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं सोशलॉजी के, उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग इसको बहुत सावधानी से देख करके नोट ज़रूर करिएगा अपनी कॉपी में कि आपको प्रश्न अगर पूछता है परीक्षा में तो आप उसको आसानी से हल कर लें। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो या आपको कोई अपने व्यू रखने हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। मुसोलिनी एक विद्यार्थी के रूप में पैरेटो के संपर्क में आए थे। यह वही मुसोलिनी है जो कि आगे चलकर इटली के भाग्य विधाता फाशिस्ट शासक बने थे। आप इटली के मुसोलिनी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। वो अ, एक विद्यार्थी के रूप में पैरेटो के संपर्क में आए थे, यानी वो वेलफेयर पैरेटो के स्टूडेंट थे। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि पुस्तक या इनके इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ हैं उस पे आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी थिंकर का जब हम पढ़ते हैं तो, क्योंकि बुक्स जो होते हैं उनके पब्लिश ईयर और किसने लिखी, इसके कितने भाग थे, ये सारी चीज़ें अक्सर परीक्षा में पूछी जाती, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कॉपी में अपने। तो जो पैरेटो हैं उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट कृति और पहली जो इम्पॉर्टेंट कृति है वह है कोर्स द इकोनॉमिक पॉलिटिक। कौन सी है? कोर्स द इकोनॉमिक पॉलिटिक। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1897 है, 1897। यह पैरेटो की सर्वप्रथम रचना है। अन्य रचनाओं की तुलना में इसे अधिक महत्व दिया जाता है। इस ग्रंथ में पैरेटो ने आर्थिक राजनीति के विचारों का प्रतिपादन किया। यह ये दो भागों में प्रकाशित हुई है। मतलब ये जो कोर्स द इकोनॉमिक पॉलिटिक है, इसके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं और इन दोनों भागों का प्रकाशन पहले का 1896 था और दूसरा लास्ट वाले का 1897 था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इनकी दूसरी इम्पोर्टेंट कृति आती है लेस सिस्टमस सोशियलिस्ट। लेस सिस्टमस सोशियोलिस्ट, ये पैरेटो की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें पैरेटो ने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1903 में हुआ था। इस ग्रंथ में जो इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है, इसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन पैरेटो ने किस अपनी पुस्तक में किया था? तो लेस सिस्टमस सोशलिस्ट्स में इन्होंने किया था, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई थी। फिर इनकी तीसरी इम्पॉर्टेंट जो रचना है वो है मैनुअल डी इकोनॉमिया पॉलिटिका, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का कार्य उन्होंने अस्वस्थता के बीच प्रारंभ किया था। इस पुस्तक में पैरेटो ने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों ही विज्ञानों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पैरेटो जो थे वो मूल रूप से अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री बाद में हुए। इसलिए इस पुस्तक को पैरेटो के आर्थिक और समाजशास्त्री विचारों का मिलन बिंदु भी कहा जाता है। तो मैनुअल डी इकोनॉमिया पॉलिटिका इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसका पब्लिश ईयर, और इसको याद रखिएगा कि ये जो रचना है वो पैरेटो की है। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्टो डी सोशियोलॉजिया जर्नल, ये जो कहा जाता है, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद आर्थर लिंग्विस्टन ने किया था, जो मस्तिष्क और समाज माइंड एंड सोसाइटी के नाम से
4 भागों में प्रकाशित हुई थी। माइंड एंड सोसाइटी जो बुक है इनकी आप लोग ये कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि माइंड एंड सोसाइटी किसकी रचना है, तो ये पैरेटो साहब की रचना है जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी। तो ध्यान रखिएगा। और ये किसका ट्रांसलेशन है? ये ट्रांसलेशन है ट्रैटेटो डी सोशियोलॉजिया जर्नल का। ठीक। इसको अनुवाद इसका किसने किया था? ये किया था आर्थर लिंग्विस्टन ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कृतियाँ थी विल्फ्रेडो पैरेटो जी की। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, और इसका पब्लिश ईयर आप देखना मत भूलिएगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक समाजशास्त्र से पैरेटो का अभिप्राय। वैज्ञानिक समाजशास्त्र से पैरेटो का अभिप्राय एक तर्क प्रायोगिक विज्ञान से है। तर्क प्रायोगिक पद्धति वास्तविक जगत के तथ्यों के अवलोकन से संबंधित है। इस पद्धति में तथ्यों के अवलोकन और परीक्षण पर ही पैरेटो ने बल दिया है। तो क्वेश्चन आता है कि लॉजिकल एक्सपेरिमेंट मेथड या तर्क प्रायोग पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया था पैरेटो जी ने। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें कि पैरेटो के तर्क प्रायोगिक समाजशास्त्री अध्ययन की विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि पैरेटो के तर्क प्रायोगिक समाजशास्त्री अध्ययन की विशेषताएं बताइए, या इन्होंने कितनी विशेषताएं बताई हैं, या आपको विशेषताएं दे देगा उसमें से छांटना होता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ जानना जरूरी है कि इन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। तो इन्होंने पहली विशेषता बताई है तर्क प्रायोगिक समाजशास्त्र की कि वास्तविक तथ्यों का अध्ययन, वस्तुनिष्ठ तथा वैश्विक अध्ययन, समाजशास्त्र को क्या है का अध्ययन करना चाहिए, तत्कालीन सिद्धांतों की आलोचना। तो ये पैरेटो के तर्क प्रायोगिक समाजशास्त्रीय अध्ययन में इन्होंने 4 विशेषताएं बताई हैं, जिसको आप देख सकते हो। पैरेटो के पद्धति शास्त्र की जब बात करते हैं तो इनके पद्धति शास्त्र यानी जो पैरेटो ने जो मैथोलॉजी दी समाजशास्त्र में, उसमें 2 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि तथ्यों का अवलोकन एवं अनुभव, और दूसरा इन तथ्यों के अवलोकन और अनुभव के आधार पर तर्कयुक्त निष्कर्ष। तो ये जो 2 बातें बताई हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि इनके पद्धति शास्त्र की 2 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। फिर अब जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है वो है कि पैरेटो ने अपने अध्ययन में पाई जाने वाली मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया। कौन सी? पहली तर्क संगत क्रियाएं और दूसरी आतर्क संगत क्रियाएं। पैरेटो ने वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ आधारों के अधिक स्पष्टीकरण हेतु बताया कि प्रत्येक सामाजिक या व्यक्तिगत क्रिया के 2 पक्ष होते हैं, एक लक्ष्य और एक साधन। तो अक्सर आता है कि लक्ष्य और साधन की बात कौन करता है? तो लक्ष्य और साधन की बात की है पैरेटो ने। ये इम्पॉर्टेंट है। और ऊपर जो आप देख रहे हो तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाएं, तो ये भी पैरेटो ने इसकी ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर पैरेटो ने भ्रांत तर्क की भी अवधारणा दी। ये भी आता है कि भ्रांत तर्क की बात कौन करता है? तो ये पैरेटो करते हैं। पैरेटो के अनुसार जब कोई कर्ता अपनी क्रिया को तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर क्रिया का औचित्य प्रमाणित करता है तो पैरेटो ने इसे भ्रांत तर्क की संज्ञा दी है। तो भ्रांत तर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो पैरेटो ने दिया है और ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। पैरेटो ने सामाजिक क्रिया के अतार्किक तत्वों के विश्लेषण के लिए आगमन पद्धति का प्रयोग किया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पैरेटो ने सामाजिक क्रिया के अतार्किक तत्वों के विश्लेषण के लिए इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया। किस पद्धति का प्रयोग किया? इंडक्टिव मेथड, आगमन पद्धति का। अगले क्रम में हम लोग देखेंगे पैरेटो के अनुसार किसी भी सामाजिक व्यवस्था
में 5 प्रमुख कारक होते हैं। पैरेटो कहते हैं कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था के में 5 प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन से? पहले संवेगावेश, दूसरा प्रत्युत्पाद का भ्रांत तर्क, तीसरा आर्थिक कारक, चौथा सामाजिक समूहों एवं व्यक्तियों की विविधता अथवा सामाजिक विजातीयता, और पांचवा है अभिजात तत्व। तो यहाँ पे इन्होंने किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए 5 फैक्टर्स को जरूरी माना है। क्वेश्चन बन सकता है कि पैरेटो ने सामाजिक व्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा की है? तो इन्होंने 5 महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा की है। और कौन कौन से कारक है ये भी पूछ लेता है या अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो पहला है संवेगावेश, दूसरा है प्रत्युत्पाद का भ्रांत तर्क, तीसरा है आर्थिक कारक, और चौथा है सामाजिक समूहों एवं व्यक्ति की विविधता एवं सामाजिक विजातीयता। फिर नेक्स्ट और लास्ट है जो कि कई बार परीक्षा में पूछा है, अभिजात तत्व, एलिट्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसी क्रम में बात करेंगे तो देखते हैं कि पैरेटो के अनुसार भ्रांत तर्क, जो इन्होंने भ्रांत तर्क की चर्चा की थी, उसके 4 प्रमुख वर्ग हैं। कौन कौन से? घोषणाएं, दूसरा अधिकार या अधिसत्ता, तीसरा है भावना या सिद्धांतों से अनुरूपता, और चौथा है मौखिक प्रमाण। क्वेश्चन बन सकता है कि पैरेटो ने भ्रांत तर्क के कितने वर्ग बताए हैं? तो आप बताओगे पैरेटो ने भ्रांत तर्कों के 4 वर्ग बताए हैं। पहला है घोषणा, दूसरा है अधिकार या अधिसत्ता, और तीसरा है भावना या सिद्धांतों से अनुरूपता, और चौथा है मौखिक प्रमाण। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है, इसमें पैरेटो ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाने के लिए समाजशास्त्र के अंतर्गत उसकी अध्ययन पद्धति में 3 तत्वों को सम्मिलित किया है। पहला है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, दूसरा है प्रयोग एक्सपेरिमेंट, और तीसरा है तर्क यानी लॉजिक, तर्क के आधार पर सत्य का पता लगाना। तो पैरेटो ने अपने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाने के लिए समाजशास्त्र के अंतर्गत उसकी अध्ययन पद्धति में 3 तत्वों को शामिल किया, सम्मिलित किया। पहला है अवलोकन, दूसरा प्रयोग, तीसरा तर्क के आधार पर सत्य का पता लगाना। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि पैरेटो का कहना है कि जो घटनाएं और तथ्य तर्क विरुद्ध हैं, वैज्ञानिक समाजशास्त्र का उनसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए उन्होंने तर्क विरोधी क्रियाओं की विवेचना नहीं की। वैज्ञानिक समाजशास्त्र के अंतर्गत पैरेटो ने सिर्फ 2 प्रकार की क्रियाओं को बताया है। पहली तार्किक और दूसरी अतार्किक क्रिया। तार्किक और अतार्किक क्रिया, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन पे कई बार प्रश्न आए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है तार्किक और अतार्किक क्रिया का, ये पैरेटो जी का है। तो पैरेटो ने बताया है कि वैज्ञानिक समाजशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ 2 प्रकार की क्रियाओं के अध्ययन किया जाता है, वो है तार्किक और अतार्किक, जो कि पैरेटो ने बताया है। पैरेटो का कहना है कि प्रत्येक क्रिया के 2 आधारों पर निर्भर होती है, एक साध्य और दूसरा साधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न भी ऐसे पूछता है कि किसने सामाजिक क्रिया या क्रिया के अंतर्गत साध्य और साधन की बात की? तो ये की है पैरेटो जी ने। अब हम देखेंगे साध्य और साधन क्या होता है। ठीक है, तो साधन और साध्य की बात करें तो ये अंतर संबंधित होता है। साध्य यानी लक्ष्य, और साधन जिससे हमारे लक्ष्यों की पूर्ति होगी। कहते हैं कि जीवन के प्रति कोई ना कोई दृष्टिकोण या कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, या कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और इस उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह साधनों की तलाश करता है जो व्यक्ति होता है, और वह यह जानने का प्रयास करता है कि ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनकी सहायता से साध्य या उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्ति साध्य और साधन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। तो जो यहाँ पे
साध्य और साधन है, ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। साध्य हमारा लक्ष्य होता है जिसे हमें पूरा करना है, या कोई व्यक्ति है जिसका साध्य है, कोई टारगेट है उसे पूरा करना। और साधन है जिस साधन के माध्यम से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो इस प्रकार साध्य और साधन दोनों ही अंतर संबंधित हुए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेरेटो ने जिन पेरेटो ने तार्किक और अतार्किक तत्वों की बात की थी। इसमें उन्होंने जो अतार्किक तत्वों की विवेचना की है उसमें है अवशेष और प्रत्युत्पाद या भ्रांत तर्क। अवशेष और प्रत्युत्पाद को प्रत्युत्पाद या भ्रांत तर्क को पेरेटो ने अतार्किक तत्वों की संज्ञा में रखा है। तो ये का प्रश्न पूछ सकता है कि अवशेष या प्रत्युत्पाद या भ्रांत तर्क को कौन सी क्रिया के अंतर्गत पेरेटो ने रखा है। तो आप बताओगे इसको अतार्किक तत्वों के अंतर्गत पेरेटो ने रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अवशेष को जानेंगे कि अवशेष किसे कहते हैं और प्रत्युत्पाद या भ्रांतर किसे कहते हैं। तो अवशेष की बात करें तो पेरेटो कहते हैं कि जिस प्रकार थर्मामीटर में पारे का चढ़ना ताप के बढ़ने की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार अवशेष मूल प्रवृत्तियों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। यानी अवशेष जो होते हैं ये मूल प्रवृत्तियों और भावनाओं की अभिव्यक्ति होते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हो कि मनुष्य की वे क्रियाएं जो तर्क और बुद्धि पर आधारित होती हैं तथा मूल प्रवृत्ति और संवेग का प्रगटीकरण करती हैं, अवशेष कहलाती हैं। हाउस कहते हैं अवशेषों के बारे में कि अवशेष मूलतः भावनाओं से और संवेगों से बनते हैं, परंतु इन दोनों में भेद यह है कि अवशेष प्रकट होते हैं जबकि भावना या संवेग अप्रकट होते हैं। साथ ही अवशेष अप्रकट रूप से प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं। तो अवशेष जो है ये मूल प्रवृत्तियाँ और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। फिर अब प्रत्युत्पाद या भ्रांतर क्या होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। कहते हैं कि जो मानवीय क्रिया है वो अवशेषों पर आधारित होती हैं। इन अवशेषों को तर्क सम्मत सिद्ध करने के लिए व्यक्ति द्वारा जो संभाषण प्रतिक्रियाएं की जाती हैं, पेरेटो उन्हें ही प्रत्युत्पाद या भ्रांतर कहते हैं। मॉर्टिंडल कहते हैं कि प्रत्युत्पाद वह तरीके हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने कार्यों की पाखंडपूर्ण व्याख्या कहते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने प्रत्युत्पाद और अवशेष को देखा, जिसको कि पेरेटो जो है वो अतार्किक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। किसे? अवशेष और प्रत्युत्पाद को। आपको याद रखना है कि ये भी पूछता है कि अवशेष का कॉन्सेप्ट किसने दिया, प्रत्युत्पाद या भ्रांतर की का कॉन्सेप्ट किसने किया। इन सब से प्रश्न बनते हैं। जितना आप देख रहे हो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितने जितने आप कॉन्सेप्ट्स को भी देख रहे हो उन सबको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, याद रखना। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे अवशेष के प्रकार को पेरेटो ने 6 भागों में बांटा है। पहला है संयोजन के अवशेष, दूसरा है समूह के स्थायित्व के अवशेष, तीसरा है बाह्य क्रियाओं द्वारा संयोगों की अभिव्यक्ति के अवशेष, चौथा है सामाजिकता के अवशेष, पांचवा है व्यक्तित्व एकता के अवशेष और छठा है लैंगिक अवशेष। तो ये जितने भी आप अवशेष के जो 6 प्रकार देखे हो जो पेरेटो ने दिए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे प्रश्न पूछ सकता है किस तरीके से कि पेरेटो ने कितने भागों में अवशेषों को डिवाइड किया। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे संयोजन के अवशेष, समूह के स्थायित्व के अवशेष, बाह्य क्रियाओं द्वारा संवेग की अभिव्यक्ति के अवशेष, सामाजिकता के अवशेष, व्यक्तित्व एकता के अवशेष और लैंगिक अवशेष, ये इसका क्रम भी पूछ सकता है या इसमें से 4-5 दे देगा कि चर्चा किसने की इसकी। तो इसमें अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। तो नेट के क्वेश्चन पेपर में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पेरेटो ने प्रत्युत्पादों की भी चर्चा की और इसको 4 भागों में बांटा है। पहला है पेरेटो ने प्रत्युत्पादों को 4 भागों में बांटा। पहला है प्रबल कथन, दूसरा है सत्ता या शक्ति, तीसरा है सान्वेगिक या सैद्धांतिक कथन और चौथा है मौखिक प्रमाण। तो ये प्रत्युत्पादों को भी इन्होंने 4 भागों में बांटा।
पेरेटो ने सामाजिक सदस्यों में पाई जाने वाली विविधता को 3 भागों में बांटा है। पहला शारीरिक भिन्नता, दूसरा मानसिक भिन्नता और तीसरा नैतिक भिन्नता। ये जो पेरेटो सामाजिक सदस्यों में जो विविधता पाई जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं और 3 भागों में बात करते हैं, जो कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक भिन्नता के रूप में है। पेरेटो ने अपने सामाजिक स्तरीकरण के जो सिद्धांत दिया, सामाजिक स्तरीकरण में कहते हैं कि समाज प्रमुख रूप से 2 वर्गों में विभाजित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सबसे पहला है अभिजात वर्ग, एलिट्स। दूसरा है अभिजात विहीन वर्ग यानी नॉन एलिट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक सा क्वेश्चन था कि अभिजात वर्ग की चर्चा किसने की। हाँ, एलिट्स नॉन एलिट्स की चर्चा किसने की, तो ये की थी पेरेटो ने। या सामाजिक स्तरीकरण में इन्होंने समाज को कितने रूपों में बांटा, 2 रूपों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। और जो कि एक एलिट्स के रूप में, अभिजात वर्ग के रूप में, और एक अभिजात विहीन नॉन एलिट्स के रूप में। और पेरेटो ने इसी में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का भी सिद्धांत पेरेटो ने ही दिया था। अब पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा है। पहला है आर्थिक चक्रीय परिवर्तन। इनका जो सामाजिक परिवर्तन है वो चक्रीय परिवर्तन है। तो पहला है आर्थिक चक्रीय परिवर्तन। अब पेरेटो ने आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिभ्रमण को समझने के लिए 2 शब्दों की चर्चा की। कौन कौन सा? एक स्थिर वृत्ति वाले, एक चंचल वृत्ति वाले। तो ये जो स्थिर वृत्ति और चंचल वृत्ति जो यहाँ पे आप टर्म देख रहे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी कई बार प्रश्न पूछे हैं, या इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि पेरेटो ने आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिभ्रमण को समझने के लिए किन 2 बातों की चर्चा की है। तो ये की है स्थिर वृत्ति और दूसरा चंचल वृत्ति। या स्थिर वृत्ति इस तरह से पूछ सकता है प्रश्न कि स्थिर वृत्ति और चंचल वृत्ति नामक कॉन्सेप्ट की आप जो दिया उन्होंने, वो कौन से अपने सिद्धांत को किस में दिया। तो आप बता सकते हो ये सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिभ्रमण को समझने के लिए पेरेटो ने स्थिर वृत्ति और चंचल वृत्ति नामक जो टर्म्स बताए हैं उसके लिए किया। फिर राजनीतिक चक्रिक परिवर्तन। इन्होंने 3 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं फ्रेंड। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में 3 भागों में बांटा है। पहले आप इसे देख लीजिए। पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा। पूछ सकता है प्रश्न कि पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा था। तो ये 3 भागों में बांटा था। ओके, कौन कौन सा? आर्थिक चक्रीय परिवर्तन, जिसके अंतर्गत इन्होंने स्थिर वृत्ति और चंचल वृत्ति जैसे टर्म्स दिए, कौन दिए। उसके बाद फिर आगे आते हैं, फिर राजनीतिक चक्रिक परिवर्तन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बौद्धिक परिवर्तन, जो कि तीसरा था। 3 सामाजिक परिवर्तन में 3 भागों में बांटा था। राजनीतिक चक्रिक परिवर्तन में उन्होंने शासक और शासित जैसे टर्म्स दिए। तो शासक और शासित की बात सामाजिक परिवर्तन में कौन करता है? राजनीतिक चक्रिक परिवर्तन में ये पेरेटो करते हैं। फिर बौद्धिक परिवर्तन में इन्होंने अभिजात और अनाभिजात यानी अभिजात और अनाभिजात यानी अभिजात विहीन वर्ग, इसके लिए है जो दूसरे वाले के लिए। पहला बौद्धिक परिवर्तन में इन्होंने अभिजात वर्ग बताया, दूसरा अनाभिजात या अभिजात विहीन वर्ग, एलिट्स एंड नॉन एलिट्स। तो इनके सामाजिक परिवर्तन को 3 भागों में हम देखते हैं यहाँ पे। और ये सारे जो टर्म्स हैं, स्थिर वृत्ति, चंचल वृत्ति, और राजनीतिक चक्रीय परिवर्तन में शासक और शक्ति, और बौद्धिक परिवर्तन में अभिजात और अनाभिजात या अभिजात विहीन वर्ग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका जो सामाजिक परिवर्तन के जो आप तीनों भागों को देख रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर से लिख लीजिएगा कॉपी में। फिर पेरेटो की एक बहुत ही फेमस परिभाषा है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के में इन्होंने लिखा है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि हिस्ट्री इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। अभिजात वर्ग समाज में शासन अवश्य करते हैं किंतु अपनी कब्र स्वयं खोदते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये पेरेटो का बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है और इससे कई बार प्रश्न आए हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से, जितना भी हमने यहाँ पॉइंट्स दिया है, इसको हमने पैरेटो की टॉपिक से कवर करने की कोशिश की है और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है। उतनी ही यहाँ पे हमने नोट्स प्रोवाइड की है जो परीक्षा में आ जाए। कोशिश की है सारे टर्म्स इसमें समेटने की, और ये सिर्फ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और संक्षिप्त में हमने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आज का इतना ही हमारा था। विल फेरो पैरेटो जी पे आज की टॉपिक पे इतना ही डिस्कशन था। आपको अगर कोई अपनी क्वेरी हो या कोई बात कहनी, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप सजेशंस दीजिएगा। ये हमें अच्छा लगेगा, आप सजेशंस देंगे या अपनी बातों को रखेंगे तो। और हमने ये बहुत मेहनत से वीडियो सारे बनते हैं, एक एक पॉइंट को नोट करना कॉपी में जो इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए एक एक हफ्ते लग जाते हैं वीडियो को लाने में। अभी हम अपने जो हमारे जो अपकमिंग वीडियो हैं वो इसी तरीके से होंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके परीक्षा में ज़रूर इससे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो अगली नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपको मिल जाएगी, उसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज का वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।